पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब हम दो मापों के मानों का गुणा या भाग करते हैं तो प्राप्त अंतिम परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितने सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में हैं। जैसे यदि हम 2.00 का 3.5 से गुणा करें तो यहाँ इस संख्या में 3 सार्थक अंक हैं, लेकिन इस संख्या में जो यहाँ सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या है इसमें केवल 2 सार्थक अंक हैं। इसलिए इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में भी केवल 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए। अब जब हम इनका गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल 7 मिलता है। चूँकि इस गुणनफल में 2 सार्थक अंक हो सकते हैं इसलिए हम 7 के बाद दशमलव लगाकर एक शून्य रख सकते हैं, यानी यह संख्या 7.0 होगी। लेकिन जब हम दो मापों के मानों का योग करते हैं या उन्हें घटाते हैं तो वास्तव में ये सार्थक अंक मायने नहीं रखते, बल्कि उन मापों की परिशुद्धता मायने रखती है जिन्हें हम जोड़ या घटा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम कितने दशमलव स्थानों तक माप ले रहे हैं यह महत्वपूर्ण होता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो मान लीजिए कि दो मापों के मान 1.26 और 2.3 हैं और हमें इनका योग करना है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस संख्या में 3 सार्थक अंक हैं। इसका मतलब इस मान को हम निकटतम 100वें भाग तक मापने में सक्षम हैं, और इस संख्या में केवल 2 सार्थक अंक हैं, यानी इस मान को हम निकटतम 10वें भाग तक ही मापने में सक्षम हैं। अब यदि हम इन मानों का योगफल करें तो हमें 3.56 मिलता है। यहाँ हम यह नहीं कहेंगे कि चूंकि सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या यानी इस संख्या में केवल 2 सार्थक अंक हैं इसलिए योगफल में भी केवल 2 ही सार्थक अंक होंगे। इसके बजाय उत्तर हमें मूल मापों की परिशुद्धता को ध्यान में रखते हुए लिखना है, और नियम यह है कि इन मानों का योगफल या इनका अंतर केवल उतना ही परिशुद्ध हो सकता है जितना परिशुद्ध हमारे द्वारा ज्ञात किया गया न्यूनतम परिशुद्धता वाला मान है। यहाँ न्यूनतम परिशुद्धता वाला मान 2.3 है, यानी इस मान को हम निकटतम 10वें भाग तक मापने में सक्षम है। तो हमारा उत्तर भी केवल 10वें भाग तक ही परिशुद्ध हो सकता है। इसलिए इस उत्तर को हमें निकटतम 10वें भाग तक पूर्णांकित यानी राउंड ऑफ करना होगा। अब चूंकि इस योगफल का अंतिम अंक, जिसे हम उपेक्षणीय अंक या इनसिग्निफिकेंट नंबर कहेंगे, यह 6 है जो कि 5 से अधिक है। इसलिए राउंड ऑफ करने के लिए हम इससे पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि कर देंगे, जिससे यह संख्या 3.6 हो जाएगी। अब हालांकि हमें प्राप्त अंतिम परिणाम में 2 सार्थक अंक हैं और इस मूल मान में भी 2 ही सार्थक अंक हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक हों जितने सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। चलिए एक और उदाहरण लेकर समझते हैं। तो मान लीजिए कि इस बार दो मापों के मान 1.26 और 102.3 है और इनका योग करने पर हमें 103.56 मिलता है। लेकिन यह उत्तर केवल उतना ही परिशुद्ध हो सकता है जितना परिशुद्ध हमारे द्वारा ज्ञात किया गया न्यूनतम परिशुद्धता वाला मान है। यहाँ हम देख सकते हैं कि न्यूनतम परिशुद्धता वाला मान ये वाला मान है, क्योंकि इस मान को हम निकटतम 10वें भाग तक ही मापने में सक्षम है। इसीलिए यहाँ दशमलव के बाद केवल 1 अंक है, जबकि ये वाला मान अधिक परिशुद्ध है क्योंकि इसे हमने दशमलव के 2 स्थानों यानी निकटतम 100वें भाग तक ज्ञात किया है। इसका मतलब हमारा उत्तर केवल 10वें भाग तक ही परिशुद्ध हो सकता है। इसलिए इसमें दशमलव के बाद केवल 1 अंक होना चाहिए, यानी इस उत्तर को हमें निकटतम 10वें भाग तक पूर्णांकित या राउंड ऑफ करना होगा। इस योगफल का अंतिम अंक या इनसिग्निफिकेंट नंबर 6 है जो कि 5 से अधिक है। इसलिए राउंड ऑफ करने के लिए हम इससे पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि कर देंगे, जिससे यह हो जाएगा 103.6। अब हम देख सकते हैं कि सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में केवल 3 सार्थक अंक हैं, जबकि हमारे अंतिम योगफल में कुल 4 सार्थक अंक हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब यह आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यह तर्कसंगत क्यों है, इसे समझने के लिए चलिए वास्तव में किसी चीज़ को मापने का उदाहरण लेकर देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक आयताकार संरचना या ब्लॉक है और हमारे पास एक बहुत अच्छा मीटर स्केल भी है जिसकी सहायता से हम निकटतम 1 सेंटीमीटर तक माप ले सकते हैं। और जब हम इस मीटर स्केल से इस संरचना की लंबाई को मापते हैं तो यह हमें 2.09 मीटर प्राप्त होती है।
अब मान लीजिए कि हमारे पास एक और ब्लॉक है और इसे मापने के लिए हमारे पास और भी अधिक परिशुद्धता वाला मीटर स्केल है, जिसकी सहायता से हम निकटतम 1 मिलीमीटर तक माप सकते हैं। और इस मीटर स्केल से मापने पर इस दूसरे ब्लॉक की लंबाई हमें 1.901 मीटर मिलती है, यानी इस बार हम निकटतम मिलीमीटर तक माप रहे हैं। चूँकि ये दोनों माप दो अलग अलग परिशुद्धता वाले स्केलों से लिए गए हैं, इसलिए इनकी परिशुद्धता अलग अलग है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि यदि इस दूसरे ब्लॉक को पहले ब्लॉक के ऊपर रख दिया जाए तो दोनों ब्लॉकों की कुल लंबाई क्या होगी, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? इस स्थिति में यदि सार्थक अंक या परिशुद्धता हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो हम इन दोनों ब्लॉकों की अलग अलग लंबाइयों को सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, यानी इनकी कुल लंबाई हो जाएगी 2.09 मीटर प्लस 1.901 मीटर, यानी 3.991 मीटर। लेकिन क्या यह उत्तर परिशुद्ध है? इसका जवाब है नहीं। क्यों? चलिए समझते हैं। यहाँ यदि इस उत्तर के आधार पर हम यह कहें कि इन दोनों ब्लॉकों से मिलकर बना टावर 3.991 मीटर लंबा है, तो इसका मतलब यह है कि मैं इस पूरे टावर को निकटतम मिलीमीटर तक मापने में सक्षम था, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि मैंने टावर के केवल इस ऊपरी हिस्से को निकटतम मिलीमीटर तक मापा था, जबकि टावर के इस निचले हिस्से को मैंने केवल निकटतम सेंटीमीटर तक ही मापा था, यानी यहाँ हमें मिलीमीटर में परिशुद्धता ज्ञात नहीं है। इसलिए हमारा कुल माप केवल उतना ही परिशुद्ध हो सकता है जितना परिशुद्ध हमारे द्वारा ज्ञात किया गया न्यूनतम परिशुद्धता वाला मान है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ न्यूनतम परिशुद्धता वाला मान वह मान है जिसे हमने निकटतम 100वें भाग तक यानी निकटतम 1 सेंटीमीटर तक मापा है, यानी 2.09 मीटर। इसलिए हमारा कुल माप भी केवल निकटतम 1 सेंटीमीटर तक ही परिशुद्ध हो सकता है। इसलिए इस उत्तर को हमें निकटतम 100वें भाग तक पूर्णांकित या राउंड ऑफ करना होगा। चूँकि इस योगफल का अंतिम अंक 1 है जो कि 5 से कम है, इसलिए राउंड ऑफ करने के लिए हम इससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और इस प्रकार हमारा अंतिम उत्तर 3.99 मीटर हो जाएगा। यानी दोनों ब्लॉकों से मिलकर बने टावर की कुल लंबाई 3.99 मीटर होगी। यहाँ यह भी ध्यान रहे कि यह नियम केवल दशमलव वाले मापों पर लागू नहीं होता है, बल्कि उन मापों पर भी लागू होता है जिनमें दशमलव नहीं है। चलिए इसे एक अन्य उदाहरण से समझते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक इमारत की ऊंचाई माप रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पैमाना है उससे हम इसकी ऊंचाई को केवल निकटतम 10 फीट तक ही मापने में सक्षम है और इस प्रकार हमें इमारत की ऊंचाई 350 फीट मिलती है। अब मान लीजिए कि एक मोबाइल फ़ोन कंपनी इस इमारत के ऊपर एक मोबाइल टावर लगाना चाहती है, लेकिन मोबाइल फ़ोन कंपनी के इंजीनियरों ने अपने मोबाइल टावर की ऊंचाई को निकटतम 1 फीट तक मापा है और उनके अनुसार टावर की ऊंचाई 8 फीट है। तो इस प्रकार यहाँ इमारत की ऊंचाई निकटतम 10 फीट तक परिशुद्ध है, जबकि मोबाइल टावर की ऊंचाई निकटतम 1 फीट तक परिशुद्ध है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इमारत की माप अस्पष्ट है, क्योंकि हो सकता है कि हमें इमारत की ऊंचाई ठीक 350 फीट मिली हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि इमारत की ऊंचाई 350 फीट से थोड़ा कम या अधिक रही हो और हमने इसे निकटतम 10 फीट तक पूर्णांकित कर दिया हो, क्योंकि जिस पैमाने से हम इमारत की ऊंचाई माप रहे थे उससे ऊंचाई को हम केवल निकटतम 10 फीट तक ही मापने में सक्षम थे। इस माप को निरूपित करने का एक बेहतर तरीका यह है कि हम इसे 350 फीट के स्थान पर 3.5 गुणा 10 की घात 2 फीट के रूप में लिखें। माप को लिखने का यह तरीका वैज्ञानिक संकेतन या साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ केवल 2 सार्थक अंक है और हम इमारत की ऊंचाई केवल निकटतम 10 फीट तक ही माप रहे हैं। हालांकि इसे निरूपित करने का एक अन्य तरीका यह भी है कि अंतिम सार्थक अंक जो 350 में 5 है, इसके ऊपर या इसके नीचे हम एक रेखा खींच सकते हैं, लेकिन यह संकेतन कम प्रचलित है। हम इनमें से किसी भी तरीके से इसे निरूपित कर सकते हैं, लेकिन संकेतन का यह तरीका अधिक स्पष्ट है। अब यह मानते हुए कि इमारत की ऊंचाई को हम केवल निकटतम 10 फीट तक ही मापने में सक्षम हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि इमारत और मोबाइल टावर इन दोनों की कुल ऊंचाई क्या है, तो आप इसका क्या उत्तर देंगे?
हो सकता है कि आप इन दोनों की ऊंचाइयों को जोड़कर कहें कि दोनों की कुल ऊंचाई 350 फीट प्लस 8 फीट यानी 358 फीट है। लेकिन ध्यान दें कि यह उत्तर परिशुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि इस उत्तर से यह प्रतीत होता है जैसे हम इन दोनों की ऊंचाई को निकटतम 1 फीट तक मापने में सक्षम थे, जबकि वास्तविकता यह है कि हम केवल मोबाइल टावर को निकटतम 1 फीट तक मापने में सक्षम थे। इसलिए हम अपने अंतिम परिणाम को केवल उतनी ही परिशुद्धता तक दर्शा सकते हैं जितनी परिशुद्धता हमारे द्वारा ज्ञात किए गए न्यूनतम परिशुद्धता वाले मान में है। यानी इस उत्तर को हमें निकटतम 10 फीट तक पूर्णांकित करना होगा, क्योंकि यही हमारे द्वारा ज्ञात किया गया न्यूनतम परिशुद्धता वाला मान है, जो कि इमारत की ऊंचाई है। अब यहाँ इस योगफल का अंतिम अंक 8 है, जो कि 5 से अधिक है। इसलिए राउंड ऑफ करने पर हम इस संख्या को 360 लिख सकते हैं, यानी दोनों की कुल ऊंचाई 360 फीट हो जाएगी। हालांकि हम कह सकते हैं कि यह उत्तर भी थोड़ा अस्पष्ट है, क्योंकि इससे परिशुद्धता का स्तर पता नहीं चल रहा है। यहाँ इससे यह पता नहीं चल रहा है कि वास्तव में कितने सार्थक अंक हैं। इसलिए इसे हम वैज्ञानिक संकेतन में 3.6 गुणा 10⁻² फीट के रूप में लिख सकते हैं। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ केवल 2 सार्थक अंक हैं।